डेट आज 21 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये एक इंटरनेशनल कमीशन है। इसकी रिसेंटली 19th मीटिंग हुई है, जिसे 19th सेशन के नाम से कह सकते हो आप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे इसकी मीटिंग हुई है? इटली की जो कैपिटल है रोम, यहाँ पे इसकी मीटिंग हुई है। ये क्या है ये कमीशन, इसके बारे में हमें जानना है। देखो, ये पूरे वर्ल्ड में ओनली परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट यानी कि रेस राष्ट्र नेशन पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो इसके जो मेंबर है ना, वो गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि नेशन या कंट्री देश। तो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो किसके साथ डील करती है? फूड और एग्रीकल्चर की बायोडाइवर्सिटी से। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है? मान लो एक यहाँ पे कोई फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट स्पीसीज रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, तो कहेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। कम रहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम है। यही है जैव विविधता, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज, उसे बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। तो फूड यानी कि खाने की और एग्रीकल्चर की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम करता है कमीशन। कब बनाया गया था? 1983 में। इसका मेन टारगेट यानी कि लक्ष्य क्या था? लक्ष्य इसका यही है, जो भी मान लो फूड और एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हैं, और कौन से रिसोर्सेज? जेनेटिक रिसोर्सेज। और जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? आनुवंशिक संसाधन बोलेंगे हिंदी में। देखो, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से मान लो फूड और एग्रीकल्चर से हमने जेनेटिक रिसोर्सेज या जेनेटिक मटेरियल हमने कंजर्व किया, तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा? हम देखो, उन फूड और एग्रीकल्चर की कोई क्रॉप है उसको कंजर्व करके रख सकते हैं, या उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, या ये जानना हो उसमें किस जीन की वजह से कौन सी डिसीज होती है, या किस की वजह से ये ड्रॉट को मतलब स्टैंड कर पाता है, ड्रॉट को झेल पाता है, कम पानी में भी उग सकती है क्रॉप, कौन सा जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसको कंजर्व करना है। जेनेटिक रिसोर्सेज या फूड एग्रीकल्चर को इनको कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज़ करना है। मतलब इनका एक्सप्लोटेशन नहीं करना है कि एग्रीकल्चर फूड उनका एक्सप्लोटेशन हो, तो ये नहीं करना है। और अगर मान लो इन जेनेटिक रिसोर्सेज की वजह से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो जितने भी इस कमीशन के मेंबर कंट्री हैं उन सब में इक्वली शेयर करना वो फ़ायदा। मान लो किसी देश के किसी साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि इस फूड में, इस एग्रीकल्चर में ये जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इनका फ़ायदा ये हो सकता है, तो वो फ़ायदा सब में शेयर करना है। बेनिफिट है जो सब में फेयर या इक्विटेबल शेयर करना है, तो इसका लक्ष्य है। कितने मेंबर कंट्री इसके सदस्य हैं? 179। क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया भी इसका मेंबर है। फंक्शन क्या क्या है? एक तो देखो, ये गाइडलाइंस तैयार करती है कि जेनेटिक रिसोर्सेज का, जो फूड और एग्रीकल्चर के बायोडाइवर्सिटी के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इनको कैसे असेसमेंट किया जाए, कैसे इनका मूल्यांकन किया जाए, और ग्लोबल प्लान बनाता है कि किस तरह से आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे और किस तरह से मॉनिटरिंग करोगे जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और इस कमीशन ने देखो एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी बनाई इसकी वजह से, मतलब अडॉप्ट की थी फाओ ने, और इसकी वजह से, इसके अचीवमेंट की वजह से ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी। ट्रीटी का नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये ट्रीटी क्या है? देखो, जब इसका फाओ का 31st सेशन हो रहा था। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका 31st सेशन यानी कि 31वीं मीटिंग हो रही थी, उस टाइम पे ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 2001 में। और इस ट्रीटी का लक्ष्य क्या है? देखो, जैसा इसके नाम में है, फूड और एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, तो यही काम करते हैं ये। जो भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, कोई क्रॉप उगाते हैं, उनकी वजह से वो बायोडाइवर्सिटी बची हुई है, उनकी वजह से वो क्रॉप बची हुई है, वरना बहुत सारी क्रॉप ऐसी हैं जो पहले उगाया करते थे, उनकी वेराइटी लुप्त हो चुकी हैं। तो फार्मर की वजह से ये डाइवर्सिटी जो है वो बची हुई है, उसका कंट्रीब्यूशन है जो फार्मर का, उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचान देना, पहला काम इसका ये है। दूसरा काम ये है, ये साइंटिस्ट है कोई, या कोई प्लांट ब्रीडर है, फार्मर है, उनको क्या है, ग्लोबल सिस्टम में इंफॉर्मेशन देनी है और प्लांट जेनेटिक मटेरियल को एक्सेस कराना है। तीसरा इसका लक्ष्य ये है कि जो भी इनसे मान लो इन्फॉर्मेशन मिली है या बेनिफिट मिला है, उनको शेयर करना, एक दूसरी कंट्री के बीच में शेयर करना बेनिफिट्स को। तो यही था इसके बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक है टंकई मेथड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया है, एक एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट। क्या है, देखो एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में जब इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय पे जो शिप पानी के जहाज बनाए जाते थे वो इस टंकई मेथड से बनाए जाते थे। इसे स्टीज्ड शिप बिल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं ये, देखो जैसे हम अभी बनाते हैं शिप को, बहुत सारा उसमें स्टील वगैरह यूज करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जैसे प्लेट वगैरह यूज करते हैं। मान लो ये शिप बनाया है, ये शिप बनाया है, कुछ और ही बन गया ये, लेकिन मान लो ये शिप बनाया है और इस शिप में एक प्लेट इधर एक इधर, तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्टील की प्लेट वगैरह यूज करके इनको बनाया जाता है शिप को। और इस मेथड में क्या होता है, इसमें वुड से बनाया जाता है, लेकिन छोटी छोटी प्लेट यूज की जाती हैं और वुड से बनाया जाता है। ये देखो इसमें वुडन प्लैंक यूज किए जाते हैं शिप बनाने के लिए। तो ये फ्लेक्सिबल होता है और ड्यूरेबल भी होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है, वुड क्या, मान लो किसी समुद्र में जा रहा है और वहाँ पे कोई सोल आ गई, सैंडबार आ गया। सोल सैंडबार का मतलब समझते हो आप, जैसे सोल है, ये मान लो समुद्र है, यहाँ पे मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया से यहाँ पे समुद्र स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कोई पहाड़ी ऊपर निकल रही है इस तरह से, इस तरह से, इसको बोलेंगे सोल। और यहाँ पे हमें पता नहीं कि वाटर यहाँ पे सेल हो कम है, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ तो गहरा ही है, यहाँ पे जा रहा है तो इससे टकरा गया। तो इससे टकराने के बाद उसमें मान लो तेज़ी से जा रहा है, और वो जो अभी जो एडवांस हैं वो, तो उनको नुकसान हो जाता है टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा। अगर ये वुड के बने होंगे जैसे छोटे छोटे पार्ट से, तो ये फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबल थोड़े। अब ये क्या टकराएगा, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, तो इतना नुकसान नहीं होगा इससे, और ड्यूरेबिलिटी होगी इसकी। तो इस वजह से जो 2000 साल पुराना ये शिप बिल्डिंग टेक्निक है, इसको प्रिजर्व किया जा रहा है और दोबारा से इससे शिप बनाए जा रहे हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होगी, देखो पहला तो ये कि जो एंशियंट टाइम में इस तरह से लोग शिप बनाते थे, पानी के जहाज, तो एक तरह से ये हमारी विरासत है, हेरिटेज है, कल्चर है। तो इसको मैरी टाइम हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जा सकेगा, संजो के रखा जा सकेगा। और ये जो कल्चरल मेमोरीज है, इसको हमारे इंडियन ओशियन लिटोरल कंट्रीज़ में प्रमोट किया जा सकेगा। तो यही इसका था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ज़ॉम्बी फायर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। देखो आप सबको पता है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्कटिक रीजन है, जो ये आर्कटिक रीजन है या अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पे ग्लेशियर जमे हुए हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो रीजन है यहाँ पे, जो नॉर्थ एरिया है आर्कटिक रीजन का, इस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़ॉम्बी फायर के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। तो क्या है ज़ॉम्बी फायर, देखो एक तो आग ऐसी होती है, फायर का मतलब तो आग होता है, एक तो आग ऐसी होती है, मान लो इस जंगल में आग लगी और बहुत तेज़ फ्लेम निकली आग की, और पता चल गया आसपास के लोगों की हाँ वहाँ आग लग रही है, क्योंकि फ्लेम दिखाई दे रही है जलती हुई। तो ये हो गई एक तरह से सिंपल फायर। इसको क्या है, जब अथॉरिटी को पता चल गया कि भाई साहब वहाँ जंगल में आग लगी है, चलो वहाँ पे बुझाने, तो उसको बुझाने के लिए जाया जा सकता है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी फायर होती है, मान लो यहाँ पे अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे नीचे कोई प्लांट मटेरियल पड़े हुए हैं, और नीचे अर्थ के अंडर भी, बीनीथ द अर्थ। बीनीथ द अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे भी और सरफेस के ऊपर भी। तो ये कुछ मटेरियल पड़े हुए हैं, इन मटेरियल में आग लग जाती है, लेकिन वो आग ना एकदम से फ्लेम नहीं निकलती, उससे फ्लेम नहीं निकलती। इससे क्या, धीरे धीरे धुआं निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहता है। और वो क्या, मान लो बीच जंगल में कहीं पे ऐसे आग लगी हुई है और धुआं हल्का सा निकल रहा हो, वो डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता, पता नहीं लग पाता। लेकिन ये क्या, अंदर ही अंदर जहाँ जहाँ पे इसे मटेरियल मिलता जाएगा, ये धुआं की वजह से ये आग धीरे 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 लगती रहेगी और इतने बड़े लेवल पर चली जाएगी, और ये धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाएगी कि एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फ्लेम स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ज़ॉम्बी फायर। मतलब छुपके से हिडनली लगती है ये आग धीरे धीरे, और फिर अचानक से बहुत तेज़ी से फैल जाती है। स्टार्टिंग में स्मोक, सिर्फ धुआं निकलता है इससे। तो ये जो आग है ये स्लोली स्लोली लगती रहती है, और ये विंटर में परसिस्ट करती रहती है। और जैसे स्प्रिंग एरिया आता है, जैसे मान लो सर्दी में लगी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी यहाँ पे लगती रही, जैसे ही बसंत ऋतु आई, स्प्रिंग
जैसे फरवरी मार्च का महीना, तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है थोड़ा, और तो ये एकदम से जो धुआं निकल रहा था वो आग में बदल जाएगा और तेज़ी से लग जाएगी, फ्लेम निकलने लगेगी। तो इसकी वजह से सारा जो एरिया है वो जल सकता है और इसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। और ये उस एरिया में लगती है जहाँ पे कार्बन रिच पीटलैंड होता है, मतलब कार्बन रिच एरिया होता है, वहाँ पे ये लगती है। तो ये किस वजह से ज़ॉम्बी फायर के एग्जाम्पल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से, एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से और ज़्यादा, जब ये क्योंकि धुआं निकलता रहता है एयर पोल्यूशन तो होगा ही, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ये। तो रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो यही है कि आर्कटिक वार्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्वेंट ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और इसके वजह से मान लो जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लाइटनिंग के भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जो बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, और यहाँ पे जैसे बिजली गिरती है तो धीरे धीरे पहले वहाँ पे आग लगी है और अचानक से मान लो यहाँ पे ये लाइटनिंग की वजह से बिजली गिरे तो ये आग ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेती है फिर अचानक से। तो ये इसका कारण है एक तो। और ज़ॉम्बी फायर का इंक्रीजिंग होने का कारण ये भी है कि देखो क्लाइमेट चेंज का इशू है, इसके लिए स्टेप जो उठाए जा रहे हैं बहुत धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं। जब इसके लिए स्टेप नहीं उठाए जाएंगे तो ज़ॉम्बी फायर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़ॉम्बी फायर से निपटने के लिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना पड़ेगा। रिलेटेड टर्म है एक ज़ॉम्बी फायर से ही, ज़ॉम्बी आइस। ज़ॉम्बी आइस क्या है? इसको पोलर आइस ज़ॉम्बी भी बोलते हैं। ये क्या देखो, आर्कटिक और अंटार्कटिक आइस है जो वहाँ पे क्या है, जैसे ही वार्मर मंथ आता है मतलब गर्मी का महीना तो बर्फ़ पिघलने लगती है, लेकिन दोबारा फिर सर्दी आती है तो फिर ये बर्फ़ है जो दोबारा से जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है गर्मियों में पिघलने का, सर्दियों में जमने का, इसी को बोलते हैं हम ज़ॉम्बी आइस या पोलर आइस ज़ॉम्बी। लेकिन देखो इस आइस से ये क्या है, जो पेरेंट ग्लेशियर हैं उनके द्वारा ये रिप्लेनिश नहीं की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट स्पीसीज दैट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना जान लो। इसे देखो एसए के टॉपिक में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है तो वहाँ पे भी आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। देखो वेस्टर्न घाट में कुछ जोग्राफर हैं उनको 62 ऐसे प्लांट मिले हैं जो डेसिकेशन टॉलरेंट है। डेसिकेशन का मतलब होता है ड्रॉट, यानी कि सूखा को सहन कर सकते हैं। मतलब ऐसे हैं ये, अगर वहाँ पे 95% जो वाटर कंटेंट ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तब भी ये प्लांट ना डटे रहते हैं, मरते नहीं हैं। और जैसे ही फिर दोबारा से इनको पानी मिला फिर दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। तो यानी कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जो सूखा पड़ती है, ड्रॉट कंडीशन होती है, उसको भी झेल सकते हैं। तो ये प्लांट हमें मिले, इनका फ़ायदा क्या है? देखो भाई साहब, आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। या नागपुर वाला एरिया महाराष्ट्र का, यहाँ पे बहुत कम होती है। ये सौराष्ट्र वाला एरिया है जो गुजरात का, या फिर ये महाराष्ट्र का नागपुर वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पे बारिश कम होती है तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पे लो देखने को मिलती है। यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन भी बहुत ही ऐसी होती है जिनको पानी कम चाहिए होता है। अगर मान लो ये हमें जंगल डेवलप करना है इन एरियाज़ में जहाँ पे बारिश कम होती है, वेस्टर्न राजस्थान में, या फिर नदन गुजरात में, या फिर ये नागपुर वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला एरिया, यहाँ पे, तो हम ऐसे प्लांट को यहाँ से वेस्टर्न घाट से उठा के हम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। तो इन प्लांट को हम ऐसी जगह पे प्लांट कर सकते हैं जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है, वहाँ पे टिके रह सकते हैं। और जो ये 62 स्पीसीज़ मिली हैं इनमें से 16 ऐसी हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में नहीं मिलती हैं, पूरे इंडिया पे डिफरेंट प्लेस में मिलते हैं प्लांट स्पीसीज। और 12 ऐसी हैं जो केवल वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं। एक देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, बुरा चपोरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन असम में कुछ और भी हो सकती है, असम में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुरा चपोरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। असम की सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे पे है बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक देखो भूमि सम्मान अवार्ड, ये न्यूज में है, भूमि सम्मान अवार्ड। क्या है ये भूमि सम्मान अवार्ड? कल न्यूज में था ये। देखो एक स्कीम चलाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एक, क्या नाम है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिसोर्सेज या रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम।
ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब है? जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सारा खर्चा उठाती है, उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। किसकी स्कीम है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसकी स्कीम है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है। लैंड रिसोर्सेज का यानी कि भूमि संसाधन का जो विभाग है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को। क्या करते हैं इसमें? देखो, कंप्यूटराइजेशन करना है लैंड रिकॉर्ड का। जितनी भी भूमि जिसके पास है ऑल इंडिया में, सबका डिजिटली कंप्यूटर पे एक रिकॉर्ड हो। अभी तो देखो कागजों पे, कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाए। जैसे मान लो किसी का नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला या आधार कार्ड का नंबर डाला, पता चल गया कि इसके नाम पे कितनी ज़मीन है, कहाँ पे है। तो ये डिजिटाइजेशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और इसी के लिए जो भी स्टेट ने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, उसी के लिए भूमि सम्मान अवार्ड ये ऑर्गेनाइज किए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, विकास जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसने, और प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिए। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है? फर्स्ट पोजीशन हासिल की है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। यानी कि मध्य प्रदेश ने अपने स्टेट में डिजिटलाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन अच्छे से किया है। नेक्स्ट टॉपिक है एक, देखो ये पिकोलिनिक एसिड, ये न्यूज में है। पिकोलिनिक एसिड ये साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है। इसमें ये पाया गया, पिको मतलब पहले से डिस्कवर किया है, इसकी नई मतलब एक अच्छी क्वालिटी पाई गई। पिकोलिनिक एसिड क्या है? नेचुरली मैमेलियन सेल में मिलता है। मतलब जो मैमल होते हैं, मैमल आदमी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, उसमें मिलता है ये एसिड। और ये क्या काम करता है? ये देखो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं, उनको ये रोकता है हमारी बॉडी में घुसने से, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लो कोरोना वायरस है भी ना, जिस बॉडी के अंदर ये पिकोलिनिक एसिड है, वो कोरोना वायरस को हमारी बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है। और जैसे ही अगर आएगा भी तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, प्रतिरोधक क्षमता को। मतलब कोरोना वायरस उस आदमी को जिसकी बॉडी में पिकोलिनिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, प्रोड्यूस होती है, तो वो कम नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये है पिकोलिनिक एसिड। एक देखो बेपी कोलम्बो, ये न्यूज में बेपी कोलम्बो, ये क्या है बेपी कोलम्बो? देखो ये 2018 में एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? ये जापान की एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जाक्सा। जैसे हमारे इंडिया की है ना इसरो, ऐसे जापान की है जाक्सा, जापानी स्पेस एजेंसी। और एक यूरोप की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया था बेपी कोलम्बो। कहाँ का मिशन है? ये मरकरी पे भेजा था। मरकरी के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी कर रहा है, वहाँ के सरफेस को स्टडी कर रहा है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो ये जान पाएंगे ना कि मरकरी कैसे बना, कैसे वहाँ पे लाइफ थी, क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। तो इससे ये भी पता लग सकता है कि प्लानिट कैसे बने, ग्रह कैसे बने। तो इसलिए भेजा था ये 2018 में जाक्सा और ईएसए ने। तो यही था इसके बारे में। एक देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी न्यूज में है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? इंडिया की क्या रैंकिंग है, फर्स्ट रैंकिंग किसने हासिल की है, और किसके आधार पर रैंकिंग जारी करता है? ये 2-3 बातें याद रखनी है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 की, कौन जारी करता है इसको? हेनले एंड पार्टनर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको पब्लिश करती हैं, हेनले एंड पार्टनर, और दूसरी कौन सी है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो ये दोनों मिलके जारी करती हैं। फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? सिंगापुर की। और इंडिया की पोजीशन कितनी है? इंडिया की 80th पोजीशन है इंडिया की। लास्ट ईयर 87 थी, और इस साल 80वीं रैंक आई है इंडिया की। किसके आधार पर देता है? देखो जिस भी कंट्री का पासपोर्ट है, वो अपने पासपोर्ट से कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा के बिना जा सकता है। वीज़ा आप जानते हो, किसी भी कंट्री में जाना होता है तो आपको उस कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है आने की, और वो जब परमिशन देती है उस परमिशन को ही बोलते हैं वीज़ा। और अगर किसी देश का पासपोर्ट है, मान लो इंडिया का पासपोर्ट है, तो इंडिया का पासपोर्ट आपके पास है तो कितनी कंट्री में आप बिना वीज़ा मांगे हुए जा सकते हो इंडिया का पासपोर्ट से। ये बताता है कि उस कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। जैसे आप इंडिया का पासपोर्ट है तो आप नेपाल में बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो ये बताता है कि जैसे कितनी कंट्री, लगभग 50-60 कंट्री ऐसी हैं जिनमें इंडिया के पासपोर्ट आपके पास है, तो आप उनमें बिना वीज़ा के जा सकते हो। ऐसे ही जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे इंडिया के अंदर जाते हो, ऐसे ही वहाँ पे जा सकते हो। तो ये पोजीशन के आधार पे जितने कंट्री में किसी देश के पासपोर्ट पे आप जा सकते हो, तो उस आधार पे रैंकिंग जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो यही थे आज के टॉपिक।